आज हम बात करेंगे फ्रेंच उद्योगपति किस तरह से लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बने, एक प्रमुख विचारक के रूप में बनकर उभरे। उनका क्या योगदान है लोक प्रशासन के क्षेत्र में और उनके क्या सिद्धांत हैं। इसके अलावा उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और लेख वगैरह, इन सब पर जहां हम रिवीजन फॉर्मेट में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट पेपर टू पब्लिक एडमिन के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हम सबसे पहले विचारकों की सीरीज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर हम बात करेंगे। कुल मिलाकर 50 से 60 क्वेश्चन जो रिपीट पर हर साल आते हैं, उनको हम अपने वीडियो की सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हेनरी फेयोल इस कड़ी में तीसरे विचारक हैं। इससे पहले हमने कौटिल्य पर वीडियो किया है और FW टेलर पर किया है। ये दोनों ही वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो खनन क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले हेनरी फेयोल प्रबंध के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध नाम बने। क्यों बने? क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने प्रबंध को व्यवस्थित अध्ययन करने की वकालत की थी और उस क्षेत्र में अपने सिद्धांत भी दिए थे। इनसे पहले प्रबंध जो है वो एक बाकी क्रियाओं की तरह किसी भी उद्योग की, किसी भी संगठन की सामान्य क्रिया समझी जाती थी, पर उन्होंने बताया कि प्रबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी संगठन को सफल बनाने के लिए, इसीलिए इस पर व्यवस्थित अध्ययन किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रबंध का जो गुण है वो कोई जन्मजात गुण नहीं है। प्रबंध एक ऐसी चीज़ है जिसे आप सीख सकते हैं, और अगर सीख सकते हैं तो संगठन की भलाई के लिए, संगठन की सफलता के लिए सीखा जाना भी चाहिए। इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत दिए, इन्होंने प्रबंधकों के गुणों पर चर्चा की कि किसी प्रबंधक में क्या क्या गुण होने चाहिए। इन्होंने प्रबंध की शिक्षा की भी वकालत की। इनका मानना था कि स्कूलों में जो प्राथमिक स्तर के स्कूल होते हैं वहीं से प्रबंध की शिक्षा दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जब अपने कार्यकाल में आते हैं, जब वर्किंग प्रोफेशनल की तरह काम करना शुरू करते हैं, या उस दौर की अगर हम बात करें तो वो जब किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में काम करने के लिए जाते थे कर्मचारी के तौर पे या प्रबंधन के तौर पे, तब जाकर वो उन चीज़ों को करके सीखते थे और उसमें बहुत सारा समय और बहुत सारा जो है धन व्यर्थ होता था। तो उनका मानना था कि प्रबंधन क्योंकि सीखा जा सकता है तो उसे प्राथमिक स्तर पर ही सिखाया जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है इसकी शिक्षा प्राथमिक स्कूल में दी जानी चाहिए, उसके बाद माध्यमिक स्कूल में थोड़ा सा इससे अधिक लेवल का सिखाया जाना चाहिए, और जब तक कोई व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा पूरी करता है तब तक उसे प्रबंधन का भी सारा ज्ञान दे दिया जाना चाहिए, ताकि जब वहाँ से निकलकर वो एक कार्यकारी व्यक्ति बने तो उसके पास प्रबंध के गुण पहले से मौजूद हों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रबंध पर इन्होंने जो है पूरा ध्यान दिया है और उसके पक्ष में उसको सिखाने के लिए कुछ सिद्धांतों की भी रचना की थी। इनके जो सिद्धांत हैं वो इनकी सबसे फेमस पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इस पुस्तक में इनके ये सिद्धांत जो है वो शामिल किए गए हैं। अब इस पुस्तक के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता देते हैं। 1916 ईस्वी में ये पुस्तक इन्होंने जो है फ्रेंच भाषा में सबसे पहले अपनी पब्लिश की थी। उस दौरान इस पुस्तक में मैनेजमेंट शब्द की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन शब्द था, यानी कि ये पुस्तक जो है ये इन्होंने अपने सिद्धांत पूरे प्रशासन के लिए लागू करवाए थे, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। लेकिन 1929 में जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को मैनेजमेंट से बदल दिया गया, ताकि इनके विचारों को एक छोटे स्तर के अंदर बांधा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे सिद्धांत जो इन 13 सालों के दौरान बनाए गए थे अमेरिका में और ब्रिटिश कंट्रीज़ जो बाकी हैं उनमें, उन सब में पाया गया कि ये सभी सिद्धांत 1916 में ही हेनरी फेयोल ने अपनी बुक में ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो यानी कि ये बहुत ही दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे और प्रबंधन के क्षेत्र पर इनकी अच्छी पकड़ थी। इन्होंने बताया था कि प्रबंध जो है वो एक सार्वभौमिक अवधारणा है। इस पर प्रश्न भी आता है यूजीसी नेट में, प्रबंध को सार्वभौमिक अवधारणा समझने की वकालत किसने की या किसने उसे सार्वभौमिक अवधारणा कहा? हेनरी फेयोल ने। इनका मानना था कि कोई भी संगठन, चाहे वो लोक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो निजी लाभ के लिए बनाया गया है, चाहे उसका आकार बड़ा है, चाहे उसका आकार छोटा है, चाहे वो किसी विकसित देश के प्रशासन की बात की जाए या विकासशील की
या फिर पिछड़े हुए देश की, यानी किसी भी तरह के संगठन या प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इन पर कोई अलग नियम लागू होते हैं और इन पर कोई अलग नियम लागू होते हैं। उनका मानना था कि प्रबंध या प्रशासन सार्वभौमिक है, हर तरह के संगठन पर एक जैसे ही नियम कायदे लागू होते हैं और उन्हीं नियम कायदों से सभी तरह के संगठनों को चलाया जा सकता है। इसी को प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा कहा जाता है और इसे सिद्ध करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 14 सिद्धांतों का निर्माण किया। इन सिद्धांतों के बारे में अब हम थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। हेनरी फेयोल का पहला सिद्धांत था कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन का अर्थ है अगर कोई काम जटिल प्रकृति का है या बहुत सारे उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो उन्होंने बोला कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए। उसके बाद हर हिस्से को कुछ एक लोगों को या लोगों के समूह को सौंप देना चाहिए। एक काम शुरू से लेकर अंत तक कोई एक व्यक्ति या एक समूह ही ना करे। इससे क्या होगा? इससे उन्होंने बोला कि जिस समूह को जो हिस्सा काम करने को दिया जाएगा वो उसमें विशेषीकरण हासिल कर लेगा और उत्पादन की गति भी बढ़ जाएगी। दक्षता और विशेषीकरण ये दोनों बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा हेनरी फेयोल का मानना था। इसीलिए उन्होंने कार्य विभाजन को सिद्धांत के रूप में बताया। लोक प्रशासन के लिए या किसी भी तरह के प्रबंधन के लिए कार्य विभाजन को उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना था। प्राधिकार या सत्ता और उत्तरदायित्व, ये भी इनके अनुसार किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उसमें सत्ता की मात्रा और उत्तरदायित्व की मात्रा समान होनी चाहिए। इसमें संतुलन होना आवश्यक है। अगर ये मात्रा समान नहीं होगी तो संगठन का संतुलन बिगड़ जाए, जो कि संगठन के सफलता के लिए एक विपरीत स्थिति है। अतः अगर उच्च अधिकारियों के पास कोई सत्ता है तो उन पर उत्तरदायित्व भी होने चाहिए ताकि संगठन में सबकी बात सुनी जा सके, सिर्फ आदेश न दिए जाते हों। अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन को भी इन्होंने संगठन का या प्रशासन का एक सिद्धांत माना है। इनका कहना था कि कोई भी संगठन हो उसमें जो उच्च स्तर के व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रबंधक हैं चाहे वो कोई बड़े अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो संगठन में अनुशासन को बनाए रखें। और ये अनुशासन इनके अनुसार एक समझौता है कुछ खास नियमों कायदों का, जिसे दोनों पक्ष का अर्थ होगा यहाँ पर उच्च स्तर के कर्मचारी और निम्न स्तर के कर्मचारी या प्रबंधक और श्रमिक, दोनों स्तरों को जिन नियमों पर समझौता बनाया जा सके उसे वहाँ का अनुशासन माना जाए और उसे लागू करवाने की जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? उच्च स्तर के कर्मियों की होनी चाहिए, ऐसा हेनरी फेयोल का मानना था। अगला इनका सिद्धांत है आदेश की एकता। बहुत ही प्रसिद्ध संगठन के तत्व में भी इसका जिक्र किया जाता है। आदेश की एकता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र में भी काम अगर हो रहा है तो वहाँ किसी कर्मचारी को, किसी व्यक्ति को एक ही स्रोत से आदेश मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसको अलग अलग लोग आदेश देकर काम करवा सकें, क्योंकि ऐसा होगा तो एक ही समय पर अगर उसे 2 या 3 लोग आदेश देंगे तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा और ये चीज़ संगठन के लक्ष्य के लिए सही नहीं है। आदेश की एकता के अलावा निर्देश की भी एकता होनी चाहिए, ऐसा हेनरी फेयोल ने अपना एक और सिद्धांत बनाया है। निर्देश की एकता का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्तियों के समूह को कोई काम सौंपा गया है तो उसे उसी तरह के ही निर्देश दिए जाने चाहिए या उसी तरह के ही अन्य काम दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे एक सप्ताह एक तरह का काम करवाया जाए, अगले सप्ताह किसी दूसरे तरह के काम में उसे लगा दिया जाए। इससे क्या होगा? उत्पादकता प्रभावित होती है। ये दोनों नियम सुनने में, देखने में एक जैसे लग सकते हैं। आदेश और निर्देश को हम लोग एक जैसा समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आदेश की एकता का अर्थ है कि आदेश का स्रोत एक होना चाहिए और निर्देश की एकता का अर्थ क्या है कि आदेश की प्रकृति जो है वो एक होनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर और ये हमें ध्यान रखना है। अगला जो फेयोल का सिद्धांत है संगठन के लिए वो है कि व्यक्तिगत की बजाय सामान्य हितों को महत्व दिया जाए। सामान्य हितों का अर्थ है जो सब लोगों का कॉमन हित हो, सब लोगों का साझा हित हो या जो संगठन का हित हो, उसे महत्व दिया जाना चाहिए। पहले उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अगर संगठन के हित को प्राप्त करने में किसी एक व्यक्ति का थोड़ा बहुत नुकसान होता है या उसे जो है महत्व कम मिलता है तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आप सामान्य हित को यानी संगठन के हित को दांव पर लगा दें। पारिश्रमिक की वो बात करते हैं हेनरी फेयोल। उनके अनुसार जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, जितने भी व्यक्ति किसी संगठन में काम कर रहे हैं, उनको जो है न्याय संगत पारिश्रमिक मिलना चाहिए। न्याय संगत का अर्थ है जिस भी समाज में, जिस भी तरह की अर्थव्यवस्था में वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ बेसिक गुजारा चलाने लायक एक सैलरी उनको ज़रूर दी जानी चाहिए और ये उन्हें सही समय पर मिलनी चाहिए ताकि वो संतुष्ट रहें और अपना जो है अधिक से अधिक योगदान संगठन के लिए दे पाएँ। केंद्रीयकरण को भी वो एक आवश्यक तत्व मानते हैं। हेनरी फेयोल ने माना कि प्रबंध में सत्ता जितनी ज़्यादा केंद्रित होगी उतना ज़्यादा ही उसका नियंत्रण रहेगा और जो संगठन है वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर संगठन का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बड़े आकार के जो संगठन हैं उसमें कुछ चीज़ों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, लेकिन मुख्य सत्ता फिर भी केंद्रीयकरण के स्तर पर होनी चाहिए, केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा हेनरी फेयोल का 8वां सिद्धांत है। इसके बाद है पद सोपान व्यवस्था का सिद्धांत। पद सोपान व्यवस्था भी एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है लोक प्रशासन को जिसने पढ़ा है। अगर हम यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे बेसिक्स क्लियर हैं। तो पद सोपान व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं, जहाँ पे सत्ता का फ्लो एक उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारियों की तरफ होता है। ये लगभग एक तरफा होता है, इसमें आदेश ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। कितने भी स्तर इसके अंदर हो सकते हैं, काम की प्रकृति, संगठन के आकार और संगठन का जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर, उसके आधार पर पद सोपान कितने भी स्तर का हो सकता है। तो पद सोपान व्यवस्था को वो संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इसके सिद्धांत को वो मानते हैं कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि अगर संचार करने के लिए आपको ज़्यादा दूर के किसी व्यक्ति से संचार करना है तो बहुत सारे जो है स्टेप्स को पार करना होता था। इससे संचार में देरी होती है और अगर इमरजेंसी नेचर का कोई काम है तो वो नहीं संभव हो पाता था। इससे बचने के लिए उन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, गैंग प्लैंक का सिद्धांत। उनका मानना था कि अगर कोई काम इमरजेंसी नेचर का है, उसमें जो है देरी नहीं की जा सकती, तो जिन स्तरों का वो संवाद है उन्हें डायरेक्ट जो है आपस में बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पहले से ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि इमरजेंसी नेचर के कामों में कोई भी जो दो स्तर हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को बीच में लिए बिना डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट कर पाएँ। इसे उन्होंने गैंग प्लैंक का सिद्धांत बताया। लेकिन ये नियम नहीं, ये अपवाद होना चाहिए, यानी सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला इनका सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत। फेयोल का मानना था कि कोई भी संगठन अगर व्यवस्था पर चलेगा तभी वो अपने आप को जो है बनाए रख सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार व्यवस्था का अर्थ था सही व्यक्ति सही समय पर और सही स्थान पर उपस्थित होना चाहिए। इसको अगर डिटेल में समझने लगेंगे तो काफ़ी गहरी व्याख्या है। जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है वो अगर समय पर अपना काम करता है और वो सही जगह पर उस व्यक्ति को बिठाया गया है, यानी कि वो उसकी योग्यता के अनुसार वो काम दिया गया है, तो इससे जो है संगठन की व्यवस्था भंग नहीं होगी। और अगर संगठन में व्यवस्था बनी रहेगी तो संगठन जो है वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उसमें जो है अनावश्यक दिक्कतें नहीं आएंगी। समता का सिद्धांत, इक्विटी या समानता भी कह सकते हैं, कि संगठन में उच्च स्तर और निम्न स्तर जो हैं ये उनका सामाजिक दायरा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ काम की जिम्मेवारी के आधार पर स्तर होने चाहिए। अन्यथा जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर वो निचला जो क्षेत्र है मजदूरी वगैरह का कर रहे हैं, उनके लिए नियम कानून जो है वो बराबर होने चाहिए। उनको सामान्य जो है उनको समान समझा जाना चाहिए, क्योंकि मानवीय स्वभाव समानता के आधार पर अगर उससे ट्रीट किया जाता है तो वो उस कार्यस्थल को एक अच्छा एनवायरनमेंट समझता है और वहाँ पर बेहतर अपना आउटपुट दे सकता है। कर्मचारियों का
कार्यकाल जो है वो स्थायी होना चाहिए, इनका अगला सिद्धांत था। इनका मानना था कि अगर आप एक जीनियस व्यक्ति को 2 महीने तक अपने पास रखते हैं, काम करवाते हैं, उसकी बजाय अगर आप 10 साल के लिए एक औसत बुद्धि वाले व्यक्ति को अपने पास रखते हैं तो इस केस में आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी कि उनका मानना था स्थायित्व जो है उसका अपना ही एक महत्व होता है। किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल अनावश्यक रूप से समाप्त नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उन्हें लंबे समय तक कार्य करने का मौका देना चाहिए, ये संगठन के हित में होता है। अगला इनका सिद्धांत था पहलपन का सिद्धांत। पहलपन यानी कि इनिशिएटिव का सिद्धांत। संगठन में जो प्रबंधन है उसको आगे बढ़कर नई चीज़ों को अपनाने की पहल करनी चाहिए और अपने आप में जो है जितना ज़रूरी हो सके उतना बदलाव कर देना चाहिए, ताकि वो समय के साथ अपना उपयोग जो है वो सिद्ध कर पाए। ये भी एक किसी भी तरह के प्रशासन या किसी भी तरह के संगठन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आखिरी जो इनका सिद्धांत था वो था कि संगठन में सहयोग की भावना हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। किसी भी तरह का कार्यस्थल का वातावरण हो, चाहे थोड़े बहुत मनमुटाव चलते हों, लेकिन एक दूसरे के सहयोग के लिए सबको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और ये सहयोग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के सत्ता या अनुशासन है उसकी सीमाओं से पार नहीं जाना चाहिए। यानी कि सत्ता और अनुशासन की मर्यादा भी बनाए रखनी है और उसके बाद एक दूसरे का सहयोग भी करना है संगठन के सभी मानवीय तत्वों को। उससे क्या होगा, संगठन जो है वो अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकेगा, उसमें सफल हो सकेगा। और यहाँ संगठन की जब बात की जा रही है, हेनरी फेयोल ने जो नियम दिए हैं वो संगठन के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी जो है फैक्ट्री पर भी लागू होते हैं और किसी बड़े देश के प्रशासन पर भी लागू होते हैं। संगठन से उनका अर्थ सभी तरह के संगठन से था, इसीलिए उन्होंने जो है प्रशासन को एक सार्वभौमिक गुण माना था। ये बात हमें याद रखनी है। प्रशासन की सार्वभौमिकता की वकालत किसने की? हेनरी फेयोल ने की थी, फ्रेंच उद्योगपति थे ये। इन 14 सिद्धांतों के अलावा उन्होंने कुछ औद्योगिक क्रियाएं भी सुझाई थी जो ज़्यादातर उद्योगों में कॉमन पाई जाती हैं या पाई जानी चाहिए, ताकि उद्योग अपने उत्पादन के लक्ष्यों को ठीक से प्राप्त कर पाए। इसके लिए उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड क्रियाओं के बारे में बताया था जो उद्योगों का हिस्सा होनी चाहिए। इन औद्योगिक क्रियाओं में सबसे पहली आती हैं तकनीकी क्रियाएं। तकनीकी क्रियाएं वो होती हैं जो किसी भी उद्योग के लिए अपने अलग तरह के नेचर की होती हैं। जैसे मान लीजिए खनन उद्योग की ही बात कर लें तो इसमें जो है खनन उद्योग को चलाने के लिए उद्योगपतियों को पता होना चाहिए कहाँ पर किस तरह के खनिज जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, उनका बाजार कितना है, उन्हें किस फैक्ट्री को लगाने के लिए किस तरह की सरकार की मंजूरी लेने की आवश्यकता है। इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो तकनीकी क्रियाओं में शामिल होती हैं। वाणिज्यिक क्रियाएं भी इन्होंने जो है महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रियाओं के समूह में रखी हैं। वाणिज्यिक क्रियाओं का अर्थ है जो भी उत्पादन उस फैक्ट्री में किया जाएगा उसके लिए बाजार की तलाश करना, कच्चे माल की प्राप्ति और जो तैयार माल है, तैयार किया हुआ सामान है या उत्पाद है, उसको बेचने की जो है व्यवस्थाएं, वो सब वाणिज्यिक क्रियाओं में आती हैं। वाणिज्यिक क्रियाओं के अलावा वित्तीय क्रियाएं भी औद्योगिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। हेनरी फेयोल के अनुसार वित्तीय क्रियाओं में सब तरह के धन का प्रबंधन आ जाता है। यानी कि काम शुरू करने के लिए धन कहाँ से आएगा, वस्तुओं को बेचने से, उत्पाद को बेचने से जो धन प्राप्त हुआ उसे किस तरह से फिर से उद्योग में लगाना है, किस तरह से उससे अधिकतम लाभ तक पहुँचाना है, ये भी औद्योगिक क्रियाओं का हिस्सा होना चाहिए। सुरक्षात्मक क्रियाएं, ये वो क्रियाएं हैं जो उद्योग के खुद के लिए ना होकर उसके कर्मचारियों के लिए बताई गई हैं। सुरक्षात्मक क्रियाओं का अर्थ है कि जितने भी कर्मचारी किसी संगठन में काम कर रहे हैं, किसी उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, वो अगर अपने परिवेश में सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो अपने काम में अपना 100% इनपुट दे पाएंगे। सुरक्षित महसूस करने का अर्थ है उनका वेतन इतना होना चाहिए कि वो अपना जो है परिवार पाल सकें। इसके अलावा उन्हें जो है सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए, यानी उनका जो काम है वो इस तरह से कोई घृणित काम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें समय समय पर बोनस आदि भी दिए जाने चाहिए और इसके अलावा उनके परिवार की रक्षा वगैरह के लिए जो बीमा सुविधाएं होती हैं
इस तरह की चीज़ों पर भी विचार किया जाना चाहिए। हेनरी फेयोल के अनुसार सुरक्षात्मक क्रियाएं भी जो हैं औद्योगिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। लेखांकन क्रियाएं एक और समूह है जो इनके अनुसार किसी भी उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेखांकन, जिसे ऑडिट के नाम से बहुत कॉमनली जाना जाता है, ऑडिट में होता क्या है, किसी भी संगठन या कोई भी जो एक्टिविटी है उसके लिए जब धन खर्च किया जाता है, किस मद पर कितना खर्च किया गया, क्या उससे कम खर्च में वो काम चल सकता था, अगर धन खर्च किया गया तो उसकी मंजूरी ली गई थी या नहीं, इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो लेखांकन क्रियाओं में ऑडिटिंग में शामिल होती हैं। ऑडिट करते रहने से क्या होगा, उद्योगों का जो धन है वो वेस्ट होने से बचता है और इसमें वृद्धि भी होती है। इसलिए लेखांकन क्रियाओं को भी इन्होंने औद्योगिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। आखिरी जो इनका पॉइंट था औद्योगिक क्रियाओं में, ये सब तरह के संगठन के लिए था। अब तक जितनी हमने ये एक्टिविटीज़ देखी ये थी उद्योगों पर केंद्रित। ये भी उद्योगों की क्रियाओं का हिस्सा है, लेकिन प्रशासनिक क्रियाओं को अलग से भी उन्होंने कहा कि हर तरह के संगठन के लिए लागू किया जा सकता है। इसके लिए उनका सबसे फेमस सिद्धांत, जो शॉर्ट में पोकोक सिद्धांत कहा जाता है, यहाँ से वो सिद्धांत आया था। जिस तरह से पोस्टकोक का सिद्धांत लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सिद्धांत है, वैसे ही पोकोक का सिद्धांत है। ये किसने दिया था, हेनरी फेयोल ने दिया था। इस पोकोक के सिद्धांत को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। पी का अर्थ है प्लानिंग, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, सी का अर्थ है कमांड, सी ओ यानी कि कोऑर्डिनेशन, और लास्ट वाले सी का अर्थ है कंट्रोल। प्लानिंग यानी योजना। किसी भी संगठन की कोई भी एक्टिविटी है उसे करने से पहले उसकी योजना बनाई जानी चाहिए। ये बेसिक सा एक सिद्धांत है जो सब तरह की प्रशासनिक क्रियाओं का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा हेनरी फेयोल का मानना था। उनका कहना था कि नियोजन या योजना जो है वो किसी भी काम की पूर्व तैयारी के रूप में इसे समझा जा सकता है। इसके अंदर सततता पाई जाती है, ऐसा उनका मानना था। सततता का अर्थ है कि नियोजन का एक हिस्सा जैसे ही कंप्लीट होता है या कोई एक काम जैसे ही किसी संगठन का पूरा होता है, वैसे ही उसे अगले काम के लिए योजना बनानी पड़ती है। इसमें लचीलापन होना चाहिए, ताकि अगर समय के साथ कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जो पहले नहीं सोची जा सकी थी तो उसमें बदलाव करने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। इसके अलावा योजना बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्तता का भी एक इसका गुण होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा विस्तार में योजना बनाई जाएगी तो एक्चुअल काम करने के लिए समय नहीं बचता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, यहाँ पर संगठन बनाने से उनका तात्पर्य था। संगठन शब्द से संगठन बनाने का अर्थ है उसके जो मानवीय तत्व हैं, यानी कि अगर किसी उद्योग की बात करें तो उसमें काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक वगैरह, उच्च प्रबंधन के लोग, उनको अपने पास लेकर आना, उनको शामिल करवाना, और भौतिक तत्व। अब भौतिक तत्वों में अगर फिर से हम उद्योग का उदाहरण लें तो उद्योग लागू करने के लिए ज़मीन खरीदना, उसके लिए आवश्यक जितनी भी परमिशन है वो लेना, वाहन आदि की खरीद करना, मशीनों की खरीद करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये भौतिक तत्वों में आती हैं। तो इन दोनों तरह के तत्वों को एक स्थान पर लेकर आना ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी किसी भी प्रशासनिक क्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। कमांड यानी आदेश। अब आदेश को वो संगठन की जान समझते हैं। हेनरी फेयोल का मानना है कि आदेश के बिना संगठन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आदेश सही होना चाहिए। सही का अर्थ है वो संगठन के लक्ष्यों के जैसा ही होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए, और स्पष्ट होना चाहिए ताकि किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न से बचा जा सके। और एक स्पष्ट आदेश ही जो है सभी तरह की एक्टिविटीज़ को अपने ट्रैक पर रख सकता है। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय या सामंजस्य। संगठन के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें आपस में समन्वय का भाव होना जरूरी है। एक ने अगर कुछ काम किया है तो दूसरे को उस काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद अपने हिस्से के काम की जानकारी भी उसे होनी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। यानी अगर ये दो लोगों का काम है, ये एक ही दिशा में होगा तो ये प्रगति दिखाएगा, लेकिन अगर ये इस तरह से होगा तो वो इतना ही काम होगा ओवरऑल रिजल्ट के तौर पे। एक सामान्य सी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। समन्वय से ये अर्थ था हेनरी फेयोल का। कंट्रोल यानी नियंत्रण। अब ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद भी अगर उच्च स्तर का निम्न स्तर पर कोई कंट्रोल नहीं है
तो जितनी भी मेहनत की गई वो सब व्यर्थ हो जाती है। इसलिए संगठन में कंट्रोल का होना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्रिया है और ये कंट्रोल भी सही समय पर होना चाहिए, ऐसा हेनरी फेयोल ने बहुत ही जोर देकर कहा है। समय बीत जाने के बाद किया गया कंट्रोल किसी काम का नहीं होता है। ये बहुत ही स्पष्ट और एक सामान्य समझ की बात है। अब एक आखिरी पॉइंट जो हमने पहले भी बताया था, प्रबंधकों के गुण। हेनरी फेयोल के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रबंधक नहीं बन सकता, लेकिन जो प्रबंधक बनता है उसमें कुछ गुण होने चाहिए। अगर वो उसमें नहीं है तो वो उन्हें सीख सकता है। ये गुण कौन से हैं, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है, जो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। शारीरिक गुण होने चाहिए प्रबंधक में। शारीरिक गुण से अर्थ है उसमें जोश और उत्साह झलकना चाहिए उसकी बातों में। इसके अलावा उसका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य तौर पर ठीक रहना चाहिए। मानसिक गुणों की भी आवश्यकता पड़ती है। जब किसी व्यक्ति को संगठन में प्रबंधक का काम करना है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, यानी कि परिस्थितियों को ठीक से समझकर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। घटनाओं को समझने की भी उसकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। कुछ नैतिक गुणों की भी आवश्यकता पड़ती है अगर संगठन का प्रबंधन मजबूत चाहिए है तो। इसमें आता है दृढ़ता। विचारों की दृढ़ता उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो प्रबंधक बनना चाहता है। अपने लक्ष्य के प्रति और संगठन के लक्ष्य के प्रति उसमें ईमानदारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा उसमें कॉमन सेंस का होना ज़रूरी है कि कोई भी काम किस तरह से किया जाता है। अगर संगठन में समय के साथ किसी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता पड़े तो उसके प्रति अपने आप को अनुकूलित कर पाए। ये भी जो है प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। उसे अपने सौंपे गए काम का विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। यानी ये एक बेसिक सी बात है, हमारे टीचर भी हमें बताते थे कि अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हो तो पहले आपको खुद वो काम करना आना चाहिए। यानी अगर उच्च स्तर का व्यक्ति किसी से कोई काम करवाना चाहता है अपने निम्न स्तर के कर्मचारी से, अगर उसे खुद ही नहीं आता होगा काम किस तरह किया जाए तो वो क्या होगा, वो ठीक से ना तो आदेश दे पाएगा ना ही ठीक से नियंत्रण कर पाएगा। तो इसलिए उसे अपने क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। अनुभव भी अगर उसी के पास हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अनुभव जो है धीरे धीरे काम करने से आता है। तो अगर शुरुआती जो गुण है वो किसी व्यक्ति में है तो वो प्रबंधक के तौर पे शामिल हो सकता है। अनुभव को वो समय के साथ सीख सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी जो बुक्स हैं और जो आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश करवाए थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध इनकी पुस्तक, जिसके बारे में हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी जाना, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जब हम अंग्रेजी की बात करें तो इस मैनेजमेंट शब्द को ही हमने जो है शामिल करना पड़ेगा। फ्रेंच में ये मैनेजमेंट की बजाय प्रशासन शब्द था। कुछ लेख हैं इनके जो बहुत पॉपुलर हुए थे, ये पुस्तक है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है इनके लेख। डिस्कोर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा, इस नाम से इनका एक लेख पब्लिश हुआ था। इसके अलावा द रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाओं में सुधार, ये इनका एक अन्य लेख था। इसके अलावा एक और लेख जो है वो हमें इनका पब्लिक फील्ड में, इनका पब्लिक डोमेन में देखने को मिलता है, जो बहुत ही फेमस हुआ था, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट। ब्रीफली फिर बता देता हूँ। इनकी सबसे फेमस बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1929 में अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई थी। 1916 में इसी बुक को उन्होंने फ्रेंच भाषा में ओरिजिनली लिखा था। इनके लेख हैं डिस्कोर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज और द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट। तो हेनरी फेयोल का हमारा जो टॉपिक है वो इतना ही है रिवीजन के लिए। हालांकि डिटेल में अगर इनकी वीडियो बनाए तो बहुत लंबा बन सकता है, पर यहाँ हम रिवीजन के
पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें सभी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड कर लिया गया है। अगले हमारे जो विचारक रहेंगे जिन पर हम वीडियो बना रहे हैं वो है मैक्स वेबर और उनका नौकरशाही का उपागम। ये वीडियो हमारा नेक्स्ट होगा, तब तक आप अपनी यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।